नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज की इस क्लास में हम आधुनिक भारत के इतिहास की ही अगली श्रृंखला में आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादी राष्ट्रवादी चरण को हम पढ़ेंगे, जो आपके यूपीएससी प्री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पूरा तैयार किया गया है। तो यहां से क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन क्या बन सकते हैं उसके पूरा एक विश्लेषण यहां पे प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले उग्रवादी राष्ट्रवादी एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट और एक आएंगे आपकी क्रांतिकारी राष्ट्रवादी। क्रांतिकारी राष्ट्रवादी जो प्रथम चरण है, ध्यान रखना ये भी उग्र है और ये भी उग्र है, दोनों ही उग्र है, लेकिन जो उग्रवादी राष्ट्रवादी होंगे इनका जो काम करने का तरीका होगा वो अहिंसात्मक होगा, जबकि इनका तरीका हिंसात्मक होगा। मतलब जो उग्रवादी राष्ट्रवादी होंगे उनका तरीका अहिंसात्मक होगा, जबकि क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का जो तरीका होगा वो बेसिकली हिंसात्मक होगा। दोनों का टाइमिंग जो है लगभग एक जैसा है, तो हम उसको अलग से देखेंगे, अलग से पढ़ेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली उग्रवादी राष्ट्रवादी। कल हमने उदारवादी राष्ट्रवादियों के बारे में बहुत बेहतर विश्लेषण किया था। तो सबसे पहले जो उग्रवादी राष्ट्रवादी है वो अहिंसात्मक है। इनका टाइमिंग जो है बेसिकली माना जाता है 1905 से 1919 तक, 1905 से 1919 तक माना जाता है, और ये भी अहिंसात्मक चरण है। तो अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो इनको उग्रवादी राष्ट्रवादी के उद्भव के कारण क्या है। सबसे पहले उग्रवादी राष्ट्रवादियों की उद्भव के कारण क्या थे, कॉजेस बिहाइंड द ओरिजिन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट, इनके उद्भव के कारण क्या थे। दूसरा, इसमें प्रमुख नेता कौन से थे, इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन से थे, प्रमुख नेता। इसी प्रकार से इनकी मुख्य भूमिका कहां पर रही, इनकी मुख्य भूमिका कहां पर रही। एक हम पढ़ेंगे स्वदेशी आंदोलन क्या था, एक हमारा पॉइंट होगा स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन, इसको भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। और ओवरऑल जो उग्रवादी राष्ट्रवादी थे उनका योगदान क्या था। तो ये पॉइंट्स जो है हम यहां पर पढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे। इसमें कौन कौन से इसमें पॉइंट्स होंगे। तो सबसे पहले उग्रवादी राष्ट्रवादी जो है, एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट जो है, उनका जो चरण है वो बेसिकली अहिंसात्मक है। दूसरा, इनके उद्भव के कारण क्या थे, प्रमुख नेता कौन से थे, मुख्य भूमिका क्या रही, स्वदेशी आंदोलन क्या था और इनका योगदान क्या था। ये सब पॉइंट्स जो है हम एकदम स्पेशलिस्ट को पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब सबसे पहले अगर हम उग्रवादी राष्ट्रवादियों के उद्भव के कारण देखें तो ध्यान रखना इनके ओरिजिन के कारण क्या थे। तो उसको सबसे पहले देखते हैं कि वे कौन से कारण थे जिनके कारण उग्रवादी राष्ट्रवादियों को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्लेटफॉर्म पर काम करने का मौका मिला। उसमें जो कारण होंगे, ध्यान रखना उग्रवादी राष्ट्रवादी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में है तो पहले से ही, अर्थात जब उदारवादी काम कर रहे हैं तब से ही उनकी भूमिका है, लेकिन जैसे ही कुछ ऐसी घटनाएं होगी जो घटनाएं इनके उद्भव में इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी, वो कौन कौन सी है तो उसको हम देखें। देखो, उग्रवादी राष्ट्रवादियों में सबसे पहले इनके जो प्रमुख नेता है उसमें नाम आता है लाल, मतलब लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाल बाल, और बाल का मतलब होगा बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल, और पाल का मतलब होगा विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल। और एक नाम आप और जोड़ सकते हो और वह है अरविंदो घोष। अरविंदो घोष भी उग्रवादी राष्ट्रवादी थे, लेकिन ये सब के सब उग्र जरूर है, एक्सट्रीमिस्ट जरूर है, लेकिन इनका फेज होगा वो बेसिकली अहिंसात्मक ही होगा। अब उग्रवादी राष्ट्रवादियों के उद्भव के कारण क्या थे,
तो इनके उद्भव के कारण, कॉजेस बिहाइंड द ओरिजिन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट, इनके उद्भव के कारण क्या थे? तो इनके उद्भव के कारण थे नंबर 1, 1905 में बंगाल का विभाजन। 1905 में जो बंगाल का विभाजन होगा वो इनके उद्भव का सबसे बड़ा कारण होगा। मतलब कोई एक कारण ऐसा होगा जिस घटना ने इन्हें भारतीय राष्ट्रीय रंगमंच पर अभिनय करने का मौका दिया। वो सबसे बड़ी घटना थी 1905 में बंगाल का विभाजन। लेकिन इससे पहले ही, जैसे 1896 से लेकर 1900 में, इस अवधि में भारत में भयंकर अकाल पड़े और उन भयंकर अकालों के बावजूद भी ब्रिटिश सत्ता ने भारतीयों का शोषण करना बंद नहीं किया। तो पहला पॉइंट आपका 1905 में बंगाल विभाजन। नंबर 2 होगा 1896 से 1900 के मध्य भारत में भयंकर अकालों का पड़ना। भारत में भयंकर अकालों का पड़ना। तीसरा जो पॉइंट होगा, तीसरा, लॉर्ड कर्जन जैसा प्रतिक्रियावादी वाइसरॉय। लॉर्ड कर्जन एक ऐसा वाइसरॉय था जिसकी क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर हुई। तो लॉर्ड कर्जन जैसा प्रतिक्रियावादी वाइसरॉय जो था उसकी भी यहां पर भूमिका रही। तो लॉर्ड कर्जन जैसा प्रतिक्रियावादी वाइसरॉय। उसके बाद में लॉर्ड कर्जन जो वाइसरॉय था उसका कार्यकाल 1899 से लेकर 1905 तक था। इसी प्रकार चौथा होगा ब्रिटिश शासन की शोषण परक नीतियां। ब्रिटिश शासन की शोषण परक नीतियां, एक्सप्लॉइटेशन पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश शासन की शोषण परक नीतियां, इन्होंने भी कहीं ना कहीं भूमिका अदा की। एक, भारत में 5वां पॉइंट, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान में बढ़ोतरी। भारतीयों में उस समय तक कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया था और सेल्फ रेस्पेक्ट की भावना भी आ गई थी। तो आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान में बढ़ोतरी, यह भी एक कारण होगा। 6th पॉइंट जो होगा, छठा पॉइंट, 6th पॉइंट जो होगा उसमें आप डालोगे शिक्षा एवं बेरोजगारी में बढ़ोतरी। शिक्षा एवं बेरोजगारी में बढ़ोतरी। यहां पर आप लोग ध्यान रखें कि ब्रिटिश काल के अंदर उस समय शिक्षा में बढ़ोतरी हुई, लेकिन शिक्षित होने के बावजूद भी लोगों को रोजगार नहीं मिला। तो एक होगा शिक्षा एवं बेरोजगारी में बढ़ोतरी। 7वां कारण होगा अंतरराष्ट्रीय प्रभाव। और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव में आप लोग ध्यान रखना कि इसी समय 1896 के अंदर, 1896 में इथोपिया ने इटली को पराजित कर दिया। इथोपिया एक अफ्रीकन देश था और जब उसने इटली को पराजित कर दिया तो इसके बावजूद, 1905 में जापान ने रूस को पराजित कर दिया। तो ये घटना, 2 घटनाएं ऐसी है जब एक छोटे से अफ्रीकन देश इथोपिया ने इटली को पराजित कर दिया तो ये भावना फैली कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। साथ ही साथ जब एक छोटे से एशियाई देश जापान ने रूस को पराजित कर दिया तब भी ये बात फैली कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप देखोगे कि 1896 और 1905, और चाहो तो आप एक पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट भी बन सकता है वो है उदारवादियों की असफलता। उदारवादियों की असफलता ने भी इन्हें कहीं ना कहीं काम करने का मौका दिया। उदारवादियों की असफलता का मतलब क्या हुआ कि उदारवादी जिस अहिंसात्मक संवैधानिक तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे उसको इन्होंने भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी कि ये तो भीख मांगने के समान है और इससे कभी भी हम अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखना, यहां पर हम ये पॉइंट पढ़ेंगे कि उदारवादियों और उग्रवादी राष्ट्रवादियों के बीच में मतभेद क्या था
और वो संवैधानिक वैचारिक मतभेद क्या था उसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के रंगमंच पर उग्रवादी राष्ट्रवादियों का आगमन कैसे हुआ, उस आगमन के पीछे के कारण कौन से थे, या वे कौन से कारण थे जिन्होंने उग्रवादी राष्ट्रवादियों को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में काम करने का मौका दिया। तो उसमें पहला पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा 1905 का बंगाल का विभाजन। 1905 के बंगाल विभाजन को हम बहुत बेहतर तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। दूसरा, 1896 से लेकर 1900 के मध्य भारत में भयंकर अकाल पड़े और इन अकालों के दौरान ब्रिटिश सरकार ने जिस निरंकुशता का परिचय दिया, जिस संवेदनशीलता के साथ उन्हें काम करना चाहिए था, वो संवेदनशीलता दूर दूर तक दिखाई नहीं थी। इससे लोगों में असंतोष पैदा हुआ और उस असंतोष को बहुत बेहतर तरीके से भुनाने का काम उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने किया। साथ ही साथ लॉर्ड कर्जन, जिसका कार्यकाल 1899 से 1905 तक था, एक ऐसा प्रतिक्रियावादी वायसरॉय था जिसकी क्रिया से जनता में प्रतिक्रिया जरूर हुई। इसी प्रकार ब्रिटिश शासन की शोषण परक नीतियां, एक्सप्लॉइटेशन पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, कुछ और चीजें, जैसे उस समय तक भारतीयों के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में भी बढ़ोतरी हुई। साथ ही साथ शिक्षा एवं बेरोजगारी में भी बढ़ोतरी, अंतरराष्ट्रीय प्रभाव भी हुए। जैसे जब एक छोटे से अफ्रीकी देश इथियोपिया ने इटली को पराजित कर दिया और जापान ने रूस को पराजित कर दिया, तो हमारे में भी भावना आई कि हम भी एशियन देश होते हुए भी जापान की तरह यूरोपियन शक्ति ब्रिटेन को पराजित कर सकते हैं। उसी समय लगभग उदारवादियों की राजनीति लगभग असफल थी और इन्होंने उदारवादियों की राजनीति को भिक्षावर्ती की संज्ञा दी। तो सबसे पहले आप एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो ये पॉइंट्स जो है ये आपको इसमें ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको उग्रवादी राष्ट्रवादियों के उद्भव के कारण, और उग्रवादी राष्ट्रवादियों में नेता तो बहुत सारे थे लेकिन चार प्रमुख हैं। वो चार जो है, लाला लाजपत राय पंजाब से, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से मतलब बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, विपिन चंद्र पाल बंगाल से, अरविंदो घोष बंगाल से। तो ये इंपॉर्टेंट है। इन चारों नेताओं के बारे में हम अलग से एक क्लास और लेंगे, उसके बारे में इनके जीवन परिचय को समझने का प्रयास करेंगे और वहां से कैसे प्रश्न बन सकते हैं उसको हम अलग से देखेंगे। अब इसके आगे हम चले उग्रवादी राष्ट्रवादियों में। तो यहां पर सबसे पहले हम दो चीजों को समझने का प्रयास करें, दो चीजों का, और वो है कि जो उदारवादी थी, उदारवादी राष्ट्रवादी, जिसमें दादाभाई नौरोजी, दिनसा वाचा, फिरोज शाह मेहता, गोपाल सिंह गोखले, इनका कार्यकाल 1885 से 1905 तक है। अब इन्हें उदारवादी क्यों कहा जाता है? तो इन्हें उदारवादी कहा जाता है इनके सिद्धांतों के कारण, इन्हें उदारवादी कहा जाता है इनकी मांगों के कारण, इन्हें उदारवादी कहा जाता है इनकी मांग रखने के साधनों के आधार पर। तो ये तीन आधार पर इन्हें उदारवादी कहा जाता है। जैसे मैंने कल आपको वीडियो में पूरा समझाया था कि उदारवादी जो है वो सैद्धांतिक तरीकों में विश्वास रखते थे। वे संवैधानिक तरीके से ब्रिटिश सत्ता का विरोध करते थे, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकों से। साथ ही साथ इन्हें ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास था। इनका मानना था कि ब्रिटिश जो है वो भारतीयों का भला कर सकते हैं। और इनकी मांगे जो थी वो था जैसे सिविल सेवा में सुधार किया जाए, कुछ सिविल सेवा में सुधार किए जाए। अगर आपको पूरी मांगे देखनी हो तो कल का वीडियो देखें। और इनके जो साधन थे वो साधन थे प्रार्थना पत्र, इनके साधन थे प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र, प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र और प्रतिनिधि मंडल
मतलब बहुत सिंपल तरीके से ये सबसे पहले अपनी बात या अपनी मांग को रखवाने के लिए एप्लीकेशन देते थे। उसके बाद जब उस पर कोई काम नहीं होता था तो पुनः उस काम को करवाने के लिए वो रिमाइंडर करवाते थे, उसके बाद में एक डेलीगेशन भेजता था। ध्यान रखना, इसी कारण उदारवादियों की इस राजनीति को उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि ऐसा करना तो भीख मांगने के समान है। अब यहां से हम इनकी तुलना यदि उग्रवादी राष्ट्रवादियों से करें, उग्रवादी राष्ट्रवादी एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट जिसमें लाल बाल पाल आते हैं, उग्रवादी राष्ट्रवादी जिनका कार्यकाल 1905 से 1919 तक था। आपसे ये पूछे कि इन दोनों में समानता क्या है। अगर हम यहां समानता की बात करें कि समानता क्या है, तो दोनों ही, अगर हम समानता की बात करें तो समानता के दृष्टिकोण से ये भी अहिंसात्मक है, ये भी अहिंसात्मक है और ये भी राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं। ध्यान रखना, दोनों ही राष्ट्रीय हित की बात करेंगे, लेकिन फिर भी दोनों के तरीकों में अंतर होगा। जैसे अगर सबसे पहले उग्रवादी राष्ट्रवादियों की बात करें और उनके सिद्धांत की बात करें तो इनका सिद्धांत था नंबर 1, इन्हें ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास नहीं था। यह सबसे बड़ा अंतर है, ध्यान रखना। उन्हें ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास है, इन्हें ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास नहीं था, विश्वास नहीं था। दूसरा, ये ब्रिटिशर्स को या ये ब्रिटिश शासन को विदेशी शासन मानते थे कि एक प्रकार का विदेशी शासन है जो अपने हितों के लिए आया है। अब इनकी मांग की बात करें, देखो उनकी तुलना में इनकी मांग कुछ अलग होगी, या इन्हें उग्र इसलिए भी कहा जाता है कि इनकी डिमांड जो थी उनकी तुलना में उग्र थी। जो उदारवादी थे उनकी तुलना में इनकी मांगे उग्र थी। जैसे जैसे आप देखोगे, इनकी मांग है बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए, बंगाल की विभाजन को रद्द किया जाए, बंगाल के विभाजन को रद्द किया जाए, ये इनकी डिमांड है। बंगाल के विभाजन को रद्द किया जाए। इनकी डिमांड है स्वराज की स्थापना की जाए, स्वराज की स्थापना की जाए। इनकी डिमांड है राष्ट्रीय शिक्षा की स्थापना की जाए, राष्ट्रीय शिक्षा की स्थापना की जाए। तो जाहिर सी बात है, इनकी तुलना में मतलब उदारवादियों की तुलना में उग्रवादी राष्ट्रवादियों की मांगे ज्यादा उग्र थी, इसलिए इन्हें उग्रवादी राष्ट्रवादी कहा जाता है। साथ ही साथ आप देखोगे तो इनके साधन में भी अंतर है। जहां एक ओर इनके साधन प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र, रिमाइंडर, डेलीगेशन, प्रतिनिधिमंडल है, वही इनका साधन है कि अगर इनको अपनी बात मनवानी हो तो प्रदर्शन किए जाए, डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन किए जाए, हड़ताल की जाए, स्ट्राइक की जाए। मतलब इनके साधन भी उनकी तुलना में ज्यादा उग्र है। अगर बात को नहीं माने तो बहिष्कार किया जाए, बॉयकॉट किया जाए। तो ध्यान रखना, प्रदर्शन, हड़ताल, बहिष्कार ये उनकी तुलना में उग्र थे, इसलिए इन्हें उग्रवादी राष्ट्रवादी कहा जाता है। अब बहुत बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, और क्वेश्चन पूछा गया उदारवादियों और उग्रवादी राष्ट्रवादियों में सैद्धांतिक वैचारिक मतभेद क्या था। तो सैद्धांतिक वैचारिक मतभेद जब बताओगे तो उसको सिद्धांतों के आधार पर, उनकी मांगों के आधार पर और मांग को रखने के तरीकों के आधार पर आप उसको प्रस्तुत करोगे, तभी वो आपका उत्तर होगा। आप क्वेश्चन लिखिए, मैं आपको लिख रहा हूं। उदारवादियों एवं उग्रवादी राष्ट्रवादियों के मध्य सैद्धांतिक वैचारिक मतभेद क्या था। इस क्रम में उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने उदारवादियों की राजनीति को भिक्षावृत्ति क्यों कहा। तो ये पॉइंट आपको ना, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पूरा समझ में आए। अब उसके आगे बढ़ते हैं, देखो आप
अब जैसे आप दोस्तों देखोगे कि उग्रवादी राष्ट्रवादियों के उद्भव के बहुत सारे कारण हैं। उग्रवादी राष्ट्रवादियों के उद्भव के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जैसे मैंने 8 कारण आपको बताए, उन 8 कारणों में से एक कारण ऐसा होगा जिसको उग्रवादी पकड़ेंगे, उसको इतना घुमाएंगे कि वो भारतीय राष्ट्रीय रंगमंच पर छा जाएंगे। और ध्यान रखना, मौका मिलते ही जो चौका लगाते वही सुपरस्टार होता है। आप देखिए 1980 के दशक में राजेश खन्ना भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार थे। लेकिन आज अगर आप राजेश खन्ना के डांस देखो तो लगता है राजेश खन्ना ने कोई डांस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि राजेश खन्ना ने अपने तमाम डांस जो किए हैं वो किसी न किसी पेड़ के पास में किए हैं, और किसी पेड़ को पकड़ करके, और फिर उनके लंबे लंबे बाल थे, उन पेड़ को पकड़ के ऐसे करके और ऐसे करते थे, तो पब्लिक कहती थी ओहो क्या डांस किया है। तो आप देखिए राजेश खन्ना के पास डांस नहीं था, लेकिन डांस की वो कला थी जो उन्होंने उस समय के भारतीयों को सम्मोहित किया और भारतीय रंगमंच पर छा गए। ऐसे ही उग्रवादी राष्ट्रवादी जो है उनके पास कोई विशेष मुद्दा नहीं था, लेकिन उस समय के सबसे हॉटेस्ट इश्यू अर्थात बंगाल विभाजन के मुद्दे को वो उठाएंगे और उसका इतना घुमाएंगे बंगाल विभाजन को कि भारतीय राजनीति में बंगाल विभाजन का वो मुद्दा ऐसा होगा कि बंगाल विभाजन के माध्यम से जहां अंग्रेज अपने उद्देश्य को पूरा करना चाह रहे थे, उनके चक्कर में उदारवादियों की राजनीति समाप्त हो जाएगी और भारतीय राजनीति के रंगमंच पर उग्रवादी राष्ट्रवादी छा जाएंगे। अब वो मुद्दा कौन सा था? बंगाल विभाजन। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बंगाल विभाजन समझाता हूं। तो आप देखिए बंगाल विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है उसमें सबसे पहले आप देखिए, मैं आपको कुछ चीजें समझाऊं कि बंगाल का मैं परिचय दूं, बंगाल का परिचय। तो आप लोग ध्यान रखना, बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। इस प्रांत में लगभग 7 करोड़ 80 लाख के लगभग जनसंख्या थी। इस प्रांत की कुल जनसंख्या 7 करोड़ 80 लाख के लगभग थी। इसी प्रांत से, बंगाल से ही अंग्रेजों को सबसे अधिक राजस्व भी मिलता था। और उस बंगाल में आज का पश्चिम बंगाल, जिस बंगाल की बात कर रहे हैं, उस बंगाल में आज का पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, आज का पूरा बांग्लादेश उसी बंगाल का हिस्सा था। पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा, बिहार, और ध्यान रखना क्योंकि बिहार से अलग हुआ है झारखंड, इसलिए झारखंड भी उस समय इसी का हिस्सा था। तो पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा, बिहार, झारखंड एवं असम के कुछ हिस्से, इनसे मिलकर के ये बंगाल बनता था उस समय का। और बंगाल क्या था? बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे महत्वपूर्ण प्रांत था। और इसकी जनसंख्या जो थी, वो लगभग 7 करोड़ 80 लाख थी। 7 करोड़ 80 लाख थी, जो उस समय के तत्कालीन भारत की कुल जनसंख्या का 1/4 थी। मतलब 1/4 जनसंख्या थी उस समय के भारत की। तो आप देखिए, बंगाल ब्रिटिश भारत का एक बहुत बड़ा प्रांत था, और उस बंगाल में आज का पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और असम के कुछ हिस्से शामिल थे। अब जो बंगाल था, अब सपोज कीजिए ये वो बंगाल है,
ये वो बंगाल है। एग्जैक्टली मैप तो मैं आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप उससे काम चलाएं। देखो ये बंगाल है। अब इस बंगाल में आज का बांग्लादेश, तो ये जो मैंने टिक लगाया है ये पूरा उस समय का ये बंगाल था, तो ये मैंने यहां पर लिख दिया बंगाल। उस समय उस समय भारत का वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन था। तो मैंने यहां लिखा कि उस समय का जो वाइसरॉय था वो लॉर्ड कर्जन था। उस समय का वाइसरॉय जो था लॉर्ड कर्जन था, और लॉर्ड कर्जन जो उस समय के वाइसरॉय थे, लॉर्ड कर्जन जो बेसिकली भारतीय वाइसरॉय थे, लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की। अब ये जो है 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर देते हैं। 20 और घोषणा करके इस बंगाल को उन्होंने दो भागों में बांटा, एक पश्चिम बंगाल और एक हो गया पूर्वी बंगाल। मतलब बंगाल के दो हिस्से कर दिए, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया गया है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाया गया है, बिहार से झारखंड बनाया गया है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनाया गया है, वैसे ही बंगाल प्रांत को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। और जब डिवाइड किया गया तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन करते हुए ये औपचारिक घोषणा की। उनकी औपचारिक घोषणा क्या थी? बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा? लॉर्ड कर्जन ने ये बात कही कि बंगाल प्रांत इतना बड़ा है, बंगाल प्रांत इतना बड़ा है कि एक ही प्रांतीय सरकार इसके शासन को, एक ही प्रांतीय सरकार इसके शासन को कुशलता पूर्वक नहीं चला सकती। एक ही प्रांतीय सरकार इसके शासन को कुशलता पूर्वक नहीं चला सकती, इसलिए विभाजन जरूरी है। कुशलता पूर्वक नहीं चला सकती, इसलिए विभाजन जरूरी है। तो आप देखिए यहां पर लॉर्ड कर्जन ने जो इसका फॉर्मल कॉज बताया वो क्या था कि बंगाल प्रांत इतना बड़ा है कि एक ही प्रांतीय सरकार इसके शासन को कुशलता पूर्वक नहीं चला सकती, इसलिए विभाजन जरूरी है। और जाहिर सी बात है आप भी होते तो इसको सही मानते उस जमाने के अंदर कि भैया प्रांत बहुत बड़ा है, इसलिए एक ही प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसको नहीं चला सकती। तो ध्यान रखना, आपसे पूछे कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कब की? 20 जुलाई 1905 को। और ध्यान रखना, बंगाल विभाजन की घोषणा अचानक नहीं हुई है। बंगाल विभाजन की रूपरेखा तो 1903 में बन गई थी, बस समय का इंतजार था। और 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हो गई और बंगाल के दो टुकड़े किए गए, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। और लॉर्ड कर्जन ने इसका औपचारिक कारण क्या बताया कि बंगाल प्रांत इतना बड़ा है कि एक ही प्रांतीय सरकार इसके शासन को कुशलता पूर्वक नहीं चला सकती, इसलिए विभाजन जरूरी है। लेकिन आप जब यूपीएससी का एग्जाम देंगे तो वहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बंगाल का विभाजन औपचारिक कारणों की तुलना में वास्तविक कारणों से किया गया था, स्पष्ट कीजिए। इसका मतलब रियल कॉज कुछ अलग है। वो रियल कॉज समझने के लिए हमें थोड़ा सा बंगाल की स्थिति देखिए कि ये जो बंगाल था, इस बंगाल के इन्होंने दो टुकड़े किए। ये जो मैंने लाइन बनाई है ये वाली, ये बंगाल का डिवीजन है मान लीजिए, और इस साइड में ये बन गया पश्चिम बंगाल और ये बन गया
पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। अब यहां पर आप लोग ध्यान रखना कि विभाजन इस प्रकार से किया गया था कि जो पश्चिम बंगाल था, इस पश्चिम बंगाल में अगर जनसंख्या का एनालिसिस करें तो यहां पर पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुसंख्यक थे, पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुसंख्यक थे, जबकि इस क्षेत्र में यहां पर मुस्लिम अल्पसंख्यक थे, यहां पर मुस्लिम अल्पसंख्यक थे। जबकि पूर्वी बंगाल क्यों देखें, ईस्टर्न बंगाल को, तो पूर्वी बंगाल के अंदर यहां पर पूर्वी बंगाल में, पूर्वी ईस्टर्न बंगाल जो है उस पूर्वी बंगाल में यहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक थे, मुस्लिम बहुसंख्यक थे, जबकि हिंदू अल्पसंख्यक थे। मतलब दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार आज भी हमारे देश में जो सांप्रदायिकता का जहर है, उस सांप्रदायिकता का जहर का अगर पहला एग्जाम्पल अगर हमें ऑफिशियली देखना हो, विधिवत तरीके से देखना हो, वैधानिक तरीके से देखना हो, तो उसका पहला एग्जाम्पल बंगाल का विभाजन था। इसलिए कई बार एग्जाम से पूछा गया है कि भारत विभाजन के बीच बंगाल विभाजन में ढूंढे जा सकते हैं। कारण क्या था कि बंगाल प्रांत जो तत्कालीन भारत का सबसे बड़ा प्रांत था, उसका विभाजन इस प्रकार से किया गया कि पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुसंख्यक और मुस्लिम अल्पसंख्यक हो गए, जबकि पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुसंख्यक और हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। ऐसा उन्होंने जानबूझकर किया ताकि फूट डालो और राज करो की नीति के तहत वो ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा कर सके। तो अब आपके पास में एक क्वेश्चन आएगा, वापस मैं दो चीज रिपीट कर रहा हूं। लॉर्ड कर्जन उस समय वायसरॉय था और लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की और बंगाल के दो पार्ट किए, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। जो पश्चिम बंगाल था वो हिंदू बहुसंख्यक और मुस्लिम अल्पसंख्यक था, जबकि पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुसंख्यक और हिंदू अल्पसंख्यक था। और लॉर्ड कर्जन ने इसका औपचारिक कारण बताया कि बंगाल प्रांत इतना बड़ा है कि एक ही प्रांतीय सरकार इसके शासन को कुशलता पूर्वक नहीं चला सकती, इसलिए विभाजन जरूरी है। और यह भी ध्यान रखें कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन लागू हो गया, मतलब दो प्रांत बन गए। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन लागू हो गया। अब हमें यह पूछे, आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए ताकि आपको बेहतर तरीके से याद हो। अब हम आगे चलें और आपसे क्वेश्चन अगर ये पूछे कि बंगाल के विभाजन का वास्तविक कारण क्या था, बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण क्या था, तो आप देखिए बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण क्या था, रियल कॉज क्या था, वास्तविक कारण क्या था। तो ध्यान रखना बंगाल विभाजन के वास्तविक कारण तीन थे। तीन में सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे राष्ट्रवाद, पहला होगा नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। दूसरा बिंदु होगा हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता। और तीसरा कारण था बंगाली भाषी जनसंख्या। इन तीनों पॉइंट को मैं आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए मैंने कहा आपसे पूछे कि बंगाल विभाजन का औपचारिक कारण क्या था, तो उत्तर होगा ये वाला। आपसे पूछे कि बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण क्या था, तो वास्तविक कारण होगा, तो उसको आप पॉइंट को सबसे पहला समझना क्या था, मैं बोलूंगा उसको आप लिख लेना। बंगाल तत्कालीन ब्रिटिश भारत का राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा केंद्र बन रहा था। मतलब जिस राष्ट्रवाद की हमने बात की वो नेशनलिज्म इंडिया में सबसे पहले किस प्रांत में आया, तो बंगाल के अंदर। क्यों आया बंगाल में, क्योंकि ब्रिटिश ने
भारत में राजनीतिक जीवन की शुरुआत बंगाल से की, इसलिए बंगालियों का सबसे अधिक शोषण हुआ। पाश्चात्य संस्कृति का सबसे अधिक प्रभाव बंगाल में। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत बंगाल से। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत बंगाल से। जितना भी सिविल सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज, रेवेन्यू सिस्टम, सबकी शुरुआत कहां से हुई? बंगाल से। अगर सबसे अधिक लाभ ब्रिटिश के आने से किसी को हुआ तो बंगाल को, सबसे अधिक नुकसान किसी को हुआ तो बंगाल को। सर लाभ कैसे? सबसे अधिक लाभ बंगाली जमींदारों को हुआ, उन्हीं के बच्चे पढ़ने के लिए विदेशों में गए और वहां से वो प्रभावित होकर वापस यहां पे आए। और सबसे अधिक शोषण का चक्र भी यही चला, इसलिए भारत में नेशनलिज्म का, राष्ट्रवाद का सबसे पहला केंद्र बंगाल बना। वापस में रिपीट कर रहा हूं, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन क्यों किया? तो उत्तर होगा नंबर 1, बंगाल तत्कालीन भारत का राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा केंद्र बन रहा था। यह पनपता बढ़ता राष्ट्रवाद ब्रिटिश साम्राज्य के लिए खतरा था, इसलिए इस राष्ट्रवाद को कुचलने के लिए लॉर्ड कर्जन ने जानबूझकर बंगाल का विभाजन किया। तो पहला होगा पनपता बढ़ता राष्ट्रवाद, और यह राष्ट्रवाद ब्रिटिश साम्राज्य के लिए खतरा था, इसलिए इसको रोकने के लिए उन्होंने बंगाल का विभाजन किया। दूसरा पॉइंट होगा हिंदू मुस्लिम एकता। बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद के लिए हिंदू मुस्लिम एकता उत्तरदायी थी। अतः इस राष्ट्रवाद को कुचलने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना जरूरी था। इस क्रम में लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, फूट डालो और राज करो की नीति के तहत बंगाल का विभाजन इस प्रकार से किया कि पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुसंख्यक हो गए और पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुसंख्यक हो गए। और मुस्लिम समुदाय को यह सपना दिखाया गया कि केवल पूर्वी बंगाली एक ऐसा प्रांत है जहां भविष्य में आपकी खुद की सरकार बन सकती है, क्योंकि भारत में हिंदू बहुसंख्यक है, इसलिए आपकी सरकार नहीं बनेगी। अर्थात उनका सांप्रदायिक तरीके से ब्रेन वॉश किया गया और इसी का नतीजा था मुस्लिम लीग का उद्भव। तो दूसरा पॉइंट होगा हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए। और तीसरा आप देखना कि जो बंगाल का कोर है, मतलब जो बंगाल का सेंट्रल पार्ट है, बंगाल का सेंट्रल पार्ट ये होगा, और बंगाल का जो सेंट्रल पार्ट था, इस सेंट्रल पार्ट में सबसे अधिक जो भाषाई लोग थे वो बंगाली थे। यहां पर ये बंगाली है, लेकिन अगर आप यहां चलोगे तो यहां पर बिहारी है, यहां पर संथाली है, यहां पर उड़िया है, उधर थोड़े असमी भी है। इसलिए बंगाल का विभाजन इस प्रकार से किया गया कि बंगाली भाषी लोगों को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, अर्थात आधे बंगाली पश्चिम बंगाल में और आधे बंगाली पूर्वी बंगाल में। इस प्रकार इस विभाजन में 3 विभाजन छुपे हुए थे। पनपते बढ़ते राष्ट्रवाद को कुचलना, नंबर 2 धार्मिक आधार पर विभाजन को करना ताकि फूट डालो और राज करो की नीति के तहत शासन किया जा सके, और तीसरा बंगाली राष्ट्रवाद के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी बंगाली भाषी लोग थे, इसलिए बंगाली भाषी लोगों को 2 प्रांतों में विभाजित करना। और ये होंगे इसके वास्तविक कारण। आपसे पूछे, अब आप स्पष्ट रूप से जवाब दे सकते हो। आपसे क्वेश्चन ये पूछे, क्या आप सहमत हैं कि बंगाल का विभाजन प्रशासनिक कारणों की तुलना में, ये औपचारिक कारण जो है ना, इसको प्रशासनिक कारण भी कहते हैं, बंगाल का विभाजन प्रशासनिक कारणों की तुलना में राजनीतिक कारणों से किया गया था। ये तीनों पॉलिटिकल कॉज है, वो अपने राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये आपका होगा बंगाल विभाजन। और ध्यान रखना, जैसे ही बंगाल विभाजन करेंगे अंग्रेज, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया और वह इसके माध्यम से राष्ट्रवाद को कुचलना चाहता था, लेकिन जैसे ही बंगाल का विभाजन हुआ, इस घटना को उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने लपक लिया और फिर इसको घुमाकर उन्होंने इसे राष्ट्रवादी मुद्दा बनाकर पूरे इंडिया में राष्ट्रवाद को फैला दिया। इसलिए वह कौन सी घटना थी जिन्होंने भारतीय राजनीतिक रंगमंच पर उग्रवादी राष्ट्रवादियों को
राजनीतिक प्लेटफॉर्म प्रदान कर दिया? उत्तर होगा बंगाल का विभाजन। उत्तर होगा बंगाल का विभाजन। तो अब हम आगे बढ़ें और उसके बाद में होगा, उसके बाद में तो उग्रवादी राष्ट्रवादियों के उद्भव का सबसे बड़ा कारण क्या था? तो उत्तर होगा बंगाल का विभाजन। अब इसी को हम आगे लें और जब बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ, एक चीज आप लोग जो मैंने पीछे लिखा है कि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर, वो डेट थोड़ी आप देख लेना, उसमें 16 अक्टूबर है या 20 अक्टूबर है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, बस वो एक डेट 16 अक्टूबर है तो 1905, लेकिन 16 है या 20 है उसको आप कंफर्म कर लेना। बंगाल का जो विभाजन हुआ उसकी घोषणा 20 जुलाई 1905 को हुई। अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन लागू हो गया। बंगाल का विभाजन होने के बाद बंगाल की स्थानीय जनता ने स्थानीय जनता ने जो आंदोलन चलाया, बंगाल की स्थानीय जनता ने, लोकल पब्लिक ने जो मूवमेंट चलाया और बंगाल के विभाजन का विरोध किया, जो विरोध किया, उस विरोध के फलस्वरूप जो आंदोलन चला, उसी आंदोलन को हम कहते हैं बंग भंग विरोधी आंदोलन। विरोधी आंदोलन कई जगह केवल इतना ही आता है, बंग भंग आंदोलन भी आता है। मतलब बंग मतलब बंगाल, भंग मतलब विभाजन। बंगाल का जो विभाजन किया गया है उसका विरोध करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया उसे बंग भंग विरोधी आंदोलन कहते हैं। और ध्यान रखना, बंग भंग विरोधी आंदोलन बंगाल की स्थानीय जनता ने चलाया था। और इस आंदोलन को फैलाने में, जैसे कहते हैं कि अगस्त 1905 के अंदर, अगस्त के महीने में जो रक्षाबंधन का दिवस आया उसे हिंदू मुस्लिम एकता दिवस के रूप में मनाया गया। बंगाल की जनता अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल से रवाना होकर उन्होंने विभाजन का विरोध किया। उसी समय कृष्ण कुमार मित्र की संजीवनी, वंदे मातरम, ये बहुत ऐसी पत्रिकाएं थी जिसमें कृष्ण कुमार मित्र की संजीवनी काफी प्रसिद्ध हुई थी। इसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर का आमार सोनार बांग्ला बंगाल की गली गली में गाया गया। वही आमार सोनार बांग्ला आज की तारीख में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। तो आप लोग ध्यान रखना, आमार सोनार बांग्ला किस आंदोलन में गाया गया था? तो बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन के अंदर। इस आंदोलन के दौरान रक्षाबंधन को हिंदू मुस्लिम एकता दिवस के रूप में मनाया गया। जगह जगह बंगालियों ने इस विभाजन का विरोध किया, लेकिन इसका ब्रिटिश शासन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है और आपसे यह पूछे कि स्वदेशी आंदोलन से आप क्या समझते हैं। आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि स्वदेशी आंदोलन से आप क्या समझते हैं, स्वदेशी मूवमेंट से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर होगा, देखो, बंगाल विभाजन के विरोध में जो बंग भंग विरोधी आंदोलन चलाया गया था, परंतु जब इस आंदोलन का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, ब्रिटिश सत्ता पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, तो इसे प्रभावशाली बनाने के लिए जब उग्रवादी राष्ट्रवादी एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट, क्योंकि वो खुद किसी न किसी राजनीतिक मुद्दे की तलाश में थे ताकि राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत किया जा सके, जब उग्रवादी राष्ट्रवादी अपने चार कार्यक्रमों और उनके जो चार कार्यक्रम थे वो थे
स्वदेशी, स्वराज, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार, ये 4 उनके प्रोग्राम्स थे। वापस मैं बोल रहा हूं, स्वदेशी, स्वराज, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार। स्वदेशी को इंग्लिश में स्वदेशी कहेंगे, स्वदेशी, स्वराज, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार के साथ जुड़ गए। स्वदेशी, स्वराज, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार के साथ जुड़ गए, तो इसी बंग भंग विरोधी आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन कहा जाने लगा। स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन कहा जाने लगा। यहां पर 2 इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं, एक बंग भंग विरोधी आंदोलन, एंटी पार्टीशन मूवमेंट, और दूसरा है स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन। आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन ये पूछ ले कि बंग भंग विरोधी आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन में अंतर क्या है, तो ध्यान रखना, बंग भंग विरोधी आंदोलन का आधार भी बंगाल का विभाजन है और स्वदेशी आंदोलन का आधार भी बंगाल विभाजन है। मतलब दोनों के उद्भव का कारण बंगाल का विभाजन ही है, लेकिन दोनों के ऑब्जेक्ट में अंतर है, दोनों के उद्देश्य में अंतर है। क्या कि जहां बंग भंग विरोधी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य बंगाल के विभाजन को रद्द करवाना है, वहीं स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य है बंगाल विभाजन के मुद्दे को इतना भारत में फैलाओ कि पूरे भारत में राष्ट्रवाद फैल जाए। मतलब स्वदेशी मूवमेंट का ऑब्जेक्ट पूरे इंडिया में नेशनलिज्म को फैलाना था। इसलिए बंग भंग विरोधी आंदोलन से भी ज्यादा फेमस हो गया स्वदेशी आंदोलन, और स्वदेशी आंदोलन का ही दूसरा नाम था बहिष्कार आंदोलन। अब आपसे जस्ट क्वेश्चन ये वाला पूछे कि स्वदेशी आंदोलन से आप क्या समझते हैं, तब आपको 20 शब्दों में या 30 शब्दों में आप कैसे लिखोगे? जब बंगाल विभाजन के बाद बंग भंग विरोधी आंदोलन के साथ उग्रवादी राष्ट्रवादी अपने 4 कार्यक्रमों स्वदेशी, स्वराज, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार के साथ जुड़ गए, तो इसी आंदोलन का नाम स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन पड़ गया। अब इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन आपके पास में और आता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो मैंने आपको समझाया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे बढ़ें। देखिए, आपसे ये पूछे कि अर्थ क्या है, तो आप कहें सर किसका, तो मैं कहूंगा स्वदेशी का अर्थ क्या है, और स्वदेशी और बहिष्कार की अवधारणा को सबसे पहले कौन लेकर आए हैं, तो उत्तर होगा उग्रवादी राष्ट्रवादी। अब स्वदेशी और यहां मैंने लिख दिया ये बहिष्कार, और आपने पहला क्वेश्चन पूछा कि स्वदेशी का अर्थ क्या है, तो सबसे पहले आप बताना कि स्वदेशी एक व्यापक संकल्पना है, कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट। अगर स्वदेशी एक व्यापक संकल्पना है तो जाहिर सी बात है बहिष्कार भी एक व्यापक संकल्पना थी, ये भी एक व्यापक संकल्पना थी। व्यापक का मतलब, जैसे अगर स्वदेशी का अर्थ केवल स्वराज की प्राप्ति करना ही था तब तो यह संकीर्ण हो जाएगा, और स्वदेशी का अर्थ केवल ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना ही है तो यह संकीर्ण हो जाएगा। इसका व्यापक मतलब क्या है? व्यापक मतलब इस स्वदेशी का राजनीतिक अर्थ है, इस स्वदेशी का राजनीतिक अर्थ है स्वराज की प्राप्ति, स्वराज की प्राप्ति का प्रयास करना, स्वराज की प्राप्ति का प्रयास करना। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम स्वराज की प्राप्ति का प्रयास तभी कर पाएंगे जब हम विदेशी शासन का बहिष्कार करेंगे। मतलब ये तभी संभव है, स्वराज की प्राप्ति तभी संभव है
जब यहां पर उपलब्ध विदेशी शासन का बहिष्कार करेंगे। और विदेशी शासन का बहिष्कार तभी संभव है जब हम स्वराज प्राप्ति का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ इसका आर्थिक अर्थ है किसका? स्वदेशी का। स्वदेशी का आर्थिक अर्थ है स्वदेशी उद्योग धंधों बैंकिंग प्रणाली को बढ़ावा देना। मतलब स्वदेशी उद्योग धंधों की स्थापना करना और स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली को ही बढ़ावा देना, ये भी इसमें आएगा। जब इसका आर्थिक ये होगा तो इसका फिर बहिष्कार का अर्थ क्या होगा आर्थिक क्षेत्र में? तो आर्थिक क्षेत्र में होगा ब्रिटिश उद्योग धंधों, कपड़ों, बैंकिंग आदि का बहिष्कार करना। ये कपड़े चाहे तो आप यहां भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलेगा खादी काटने का, तो ये पॉइंट यहां पर आएगा। और इसका सांस्कृतिक अर्थ होगा, इसका कल्चरल मीनिंग होगा, सांस्कृतिक अर्थ होगा इसका क्या? इसका सांस्कृतिक अर्थ होगा स्वदेशी कला एवं साहित्य पर बल देना। स्वदेशी कला एवं साहित्य पर बल देना, कोमा भारतीय शिक्षा की स्थापना करना। तो आप देख सकते हो कि यहां पर इसका मीनिंग जो आ रहा है स्वदेशी कला एवं साहित्य पर बल देना या भारतीय शिक्षा की स्थापना करना। जबकि इस साइड में जो होगा यहां पर इसमें होगा विदेशी कला एवं साहित्य का बहिष्कार करना, कोमा पाश्चात्य शिक्षा का बहिष्कार करना। तो अब आप देखिए एक साथ आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि स्वदेशी से आप क्या समझते हैं? तो आप कहेंगे स्वदेशी एक व्यापक संकल्पना थी, इसका राजनीतिक क्षेत्र में अर्थ था स्वराज की प्राप्ति, आर्थिक क्षेत्र में था स्वदेशी उद्योग धंधों को बढ़ावा देना, बैंकिंग प्रणाली की स्थापना करना, सांस्कृतिक क्षेत्र में अर्थ था स्वदेशी कला एवं साहित्य पर बल देना और भारतीय शिक्षा को अपनाना। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया कि स्वदेशी आंदोलन कहां तक बहिष्कार से संबंधित था। तो आप देख सकते हो कि हम स्वराज की प्राप्ति तभी कर पाएंगे जब विदेशी शासन का बहिष्कार करेंगे। हम आर्थिक क्षेत्र में स्वदेशी उद्योग धंधों की तभी स्थापना कर पाएंगे जब हम विदेशी उद्योग धंधों का बहिष्कार करेंगे। हम सांस्कृतिक क्षेत्र में स्वदेशी कला और साहित्य को तब अपना पाएंगे जब हम विदेशी कला और साहित्य का बहिष्कार करेंगे। यहां यह उल्लेखनीय है कि स्वदेशी एवं बहिष्कार दो अलग अलग संकल्पनाएं अवश्य थी, परंतु ये एक ही सिक्के के दो पहलू थे। अर्थात बिना स्वदेशी के बहिष्कार संभव नहीं था और बिना बहिष्कार के स्वदेशी संभव नहीं था। अतः स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन एक ही सिक्के के दो पहलू थे, अर्थात ये आपस में एक दूसरे के सप्लीमेंट्री थे, वे एक दूसरे के पूरक थे। ये आपको बताना है। और ध्यान रखना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई पड़ाव माना जाए तो वो है बंगाल विभाजन, बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन। और ध्यान रखना, स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन करने का श्रेय जो है वो भारत में जाता है उग्रवादी राष्ट्रवादियों को, और उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने इसे पूरे भारत में फैलाकर भारतीय राजनीति के रंगमंच पर वो छा गए। और यहां से इसी घटनाक्रम ने उन्हें अगले 15 सालों के लिए भारतीय रंगमंच प्रदान कर दिया। तो ये हमारा था बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन। तो ये आपको बहुत वैसे आपको याद करना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ें, और एक चीज इसमें और बाकी है, मैं आपको समझा देता हूं। पहले देखो, वो है
कि कांग्रेस एवं बंगाल विभाजन, अगर मैं थोड़ी सी कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस एवं बंगाल विभाजन की बात करें, कांग्रेस एवं बंगाल विभाजन, कांग्रेस एवं बंगाल विभाजन, तो ध्यान रखना कांग्रेस के लगभग सभी धड़ों ने, मतलब जितने भी विचारधारा के लोग कांग्रेस के अंदर थे, उन सब ने बंगाल विभाजन का विरोध किया कि बंगाल का विभाजन सही नहीं किया गया है। लेकिन विभाजन का विरोध करने के तरीके को लेकर उदारवादियों में और उग्रवादी राष्ट्रवादियों में मतभेद था। यहां पर जो उदारवादी थे, जो कांग्रेस का उदारवादी समूह था, उदारवादी राष्ट्रवादी, और जो कांग्रेस का उग्रवादी राष्ट्रवादी समूह था, इनमें मतभेद था। उग्रवादी राष्ट्रवादी समूह, आप यहां पर ध्यान रखें, ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये कांग्रेस के ही अंदर के दो समूह हैं। अब यहां पर उदारवादियों ने, चूंकि उदारवादियों को ब्रिटिश सत्ता में विश्वास था, उन्हें उनकी न्यायप्रियता में विश्वास था, इसलिए उदारवादी समूह ने कहा कि विभाजन का विरोध हो, परंतु वह विरोध या बहिष्कार केवल विदेशी कपड़ों के बहिष्कार तक सीमित होना चाहिए। विदेशी कपड़ों के बहिष्कार तक सीमित होना चाहिए। देखो कितनी बड़ी बात है। यहां पर पहला मतभेद आ रहा है, उदारवादियों ने कहा कि हम भी बंगाल विभाजन का विरोध करते हैं, लेकिन आप विरोध कीजिए, विरोध के अंदर केवल विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कीजिए। इन्होंने कहा नहीं, विरोध जो है वो व्यापक होगा, और व्यापक का मतलब जो मैंने अभी आपको समझाया, राजनीतिक बहिष्कार भी होगा, आर्थिक बहिष्कार भी होगा और सांस्कृतिक बहिष्कार भी होगा। तो यहां पर इनका व्यापक बहिष्कार की संकल्पना थी। दूसरा क्या था? दूसरा ये बंगाल विभाजन के विरोध को केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे। ये केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहते हैं, जबकि ये इस विरोध को पूरे भारत में फैलाना चाहते थे। ये इसे पूरे भारत में फैलाना चाहते थे। तो ये भी पॉइंट आप यहां पर स्पेशली ध्यान में रखोगे। अब मैं एक चीज आपको पहले से बताऊं, क्या कि उदारवादियों और उग्रवादी राष्ट्रवादियों में सैद्धांतिक वैचारिक मतभेद तो पहले से चल रहा था, जो मैंने आपको समझा दिया है। साधन को लेकर, मांग को लेकर, तरीके को लेकर उनमें विरोध पहले से ही है। किस घटना ने उनके विरोध को चरम पर ला दिया? तो उत्तर होगा बंगाल विभाजन की घटना ने। बंगाल विभाजन ने उनका कांग्रेस का विभाजन नहीं कराया। कांग्रेस का विभाजन तो अगर बंगाल विभाजन न भी होता तो किसी और घटना के आधार पर होता, विभाजन होता। किसका? कांग्रेस का। अब मैं कहना चाह रहा हूं कि उदारवादी, कांग्रेस का जो उदारवादी समूह था और उग्रवादी समूह था, उसमें मतभेद बढ़ते जा रहे थे। आगे चलकर ये मतभेद बंगाल विभाजन की विरोध की रणनीति को लेकर और अधिक बढ़ गए। जब बढ़ गए तो इस क्रम में नंबर 1 हम बात करें कांग्रेस अधिवेशन की। तो 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में हुआ, जिसको वाराणसी कहते हैं। वहां पर अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की। यहां पर भी बंगाल विभाजन को लेकर काफी हंगामा हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले, दिसंबर में हमेशा होता था, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी। यहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष बने गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 से 1906 तक पहुंच गए। 1906 तक आते आते भारतीय राजनीति के रंगमंच पर पूरी तरह से उग्रवादी राष्ट्रवादी छा चुके थे। अब जब 1906 में अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, तो उस अधिवेशन में पूरी तरह से डिमांड थी कि अध्यक्ष
बाल गंगाधर तिलक को बनाया जाए, जो कि उग्रवादी राष्ट्रवादी नेता थे। लेकिन उदारवादियों को ऐसा लगा कि अगर बाल गंगाधर तिलक बन गए तो उदारवादियों की राजनीति समाप्त हो जाएगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, जानबूझकर दादाभाई नौरोजी का नाम आगे बढ़ा दिया और 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने दादाभाई नौरोजी, और ये तीसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम पढ़ते भी हैं कि दादाभाई नौरोजी का उदारवादी और उग्रवादी दोनों ही बहुत अधिक मान सम्मान करते थे। इसलिए जब दादाभाई नौरोजी को बनाया गया, जो भारत के वयोवृद्ध नेता के रूप में वो माने जाते थे, दादाभाई नौरोजी काफी सम्मानीय थे, तो कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन यहां ये ध्यान रहे कि दादाभाई नौरोजी वो पहले कांग्रेस के अध्यक्ष थे जिन्होंने कांग्रेस के किसी अधिवेशन में ये घोषणा की कि अब कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज होगा। और हम कई बार क्वेश्चन पढ़ते हैं कि किस अध्यक्ष ने किस अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज घोषित किया, तो उत्तर होता है कलकत्ता अधिवेशन 1906 और दादाभाई नौरोजी। लेकिन आप लोग ध्यान रखना, दादाभाई नौरोजी ने स्वराज की घोषणा की है, लेकिन स्वराज की घोषणा नौरोजी ने की नहीं बल्कि करवाई गई है, क्योंकि दादाभाई नौरोजी तो उदारवादी थे और स्वराज था उग्रवादियों का। इसलिए उग्रवादी राष्ट्रवादियों का इतना प्रेशर था कि उन्हें अध्यक्ष के रूप में स्वराज की घोषणा करनी पड़ी। फिर आगे बढ़े और आ गया 1907। 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में होने वाला था। अधिवेशन सूरत में होने वाला था और यहां पर पहले से तैयारी थी कि इस बार कुछ भी हो जाए, लेकिन उग्रवादी राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक को ही कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना है। और इधर उदारवादी भी पूरी तैयारी में थे कि बनने नहीं देना है। कहते हैं कि कांग्रेस का जब सूरत अधिवेशन हो रहा था तो उदारवादियों के बड़े बड़े नेता जैसे फिरोज शाह मेहता और ये सब लोग बैठे हुए थे मंच के ऊपर, और कहते हैं कि जब इन्होंने तिलक को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए रास बिहारी, ध्यान रखना रास बिहारी दो है, एक रास बिहारी बोस, एक रास बिहारी घोष। आप बताना यहां पर कौन से आएंगे। एक रास बिहारी पढ़ेंगे 1911-12 के अंदर, वो अलग है, वो क्रांतिकारी है, ये उदारवादी है रास बिहारी घोष। तो रास बिहारी को जब इन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष घोषित कर दिया, जो कि एक उदारवादी थे, तो इसी के साथ इतना विवाद बढ़ा कि कहते हैं कि किसी ने पीछे से चप्पल फेंक दी और वो चप्पल फिरोज शाह मेहता को लगती है, ऐसा माना जाता है। और जैसी लगी, क्योंकि वो माने हुए वकील थे, हंगामा हो गया और उसी हंगामे में इतनी बात बढ़ी कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया और उसी को कांग्रेस का सूरत विभाजन कहते हैं। मतलब यहीं पर कांग्रेस का डिवीजन हुआ और इसे कांग्रेस का सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन अगर ये पूछे कि कांग्रेस के सूरत विभाजन से आप क्या समझते हो, तो उत्तर आपका ये वाला होगा। अब आपसे पूछे कि सूरत विभाजन के पीछे कारण क्या था, उत्तर ये नहीं होगा कि बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष नहीं बनाया। ध्यान रखना, उदारवादियों और उग्रवादी राष्ट्रवादियों के मध्य जो वैचारिक सैद्धांतिक मतभेद बढ़ते जा रहे थे, उसका चरम जो है बंगाल विभाजन में आया और उसका व्यवहारिक रूप सामने आया सूरत के अंदर। उसी को हम कांग्रेस का सूरत विभाजन कहते हैं। तो दोस्तों, आज आधुनिक भारत के इतिहास में हमारा अध्याय यहीं तक होगा। कल हम आधुनिक भारत के इतिहास में इससे आगे आएंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर हम इसको करते हैं। तो आज आधुनिक भारत के इतिहास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।